बताएं, कल हमने कहाँ तक किया था? कल कौन सा टॉपिक किया था हमने लास्ट? हेरिडिटी। हेरिडिटी तो पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? अच्छा, हेरिडिटी किया था। ओके ओके, ठीक। तो लास्ट टाइम पे हमने ये पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने किया था। ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हमको क्या पढ़ना है? ठीक, मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें मेंडल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है कि मेंडल कौन थे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, किस तरीके से किए। ठीक, चलिए। तो मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? जी जे मेंडल। ठीक, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक, मेंडल was born on 22nd of July 1822। ठीक, इन सिलिसियन विलेज, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक, ऑस्ट्रिया में। और ये किसका पार्ट है? चेक रिपब्लिक का पार्ट है। ठीक, जो आज के टाइम का चेक रिपब्लिक है उसका पार्ट है। नाउ, स्कूलिंग के बाद मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने अपनी स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग की थी, और स्कूलिंग के बाद उन्होंने एक मॉनेस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। ठीक, मॉनेस्ट्री क्या होता है, कोई बता सकता है? मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री क्या होता है, कोई बता सकता है? सर वो मॉन्क बन गए थे। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मोनेस्ट्री क्या है? जैसे एक हम कह सकते हैं एक रिलीजियस एजुकेशन की जो प्लेस होती है, जैसे अगर हम कहें मॉस्क है, ठीक है, मदरसा हो गए, ठीक है, और बाकी टेम्पल्स वगैरह में जो भी जगह हो, ठीक है, वैसे ही मोनेस्ट्री भी एक क्या है, अ, मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट लोगों की, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन हासिल करने की एक जगह है। ठीक, सो उन्होंने ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया था एट ब्रून। ठीक, ब्रून एक जगह है, तो वहां पे उन्होंने ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था, और फिर वहां पे वो अपनी मोनेस्ट्री की स्टडीज कर रहे थे। अब वहां पे उन्होंने, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, स्कूलिंग उन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग की थी, ठीक है, तो वहां वहां पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। मोनेस्ट्री का एक गार्डन था, मोनेस्ट्री का एक गार्डन था। ठीक, और उस गार्डन में काफी सारे प्लांट्स थे, उस गार्डन में काफी सारे प्लांट्स थे। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा? मेंडल ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं इन प्लांट्स पे स्टडी कर सकता हूँ कि ये ग्रो कैसे करते हैं, किस तरीके से ये ग्रो करते हैं, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक, और इसी आइडिया को कैरी ऑन करते हुए उन्होंने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। ठीक, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्होंने काफी सारे प्लांट्स को ट्राई किया, ठीक है, बट उन्होंने जो चूज किया दैट वाज पी प्लांट। ठीक, और ये जो पी प्लांट था, ये कौन सा पी था? पी के भी काफी सारे वेराइटीज होते हैं, कौन सा पी प्लांट था? बताएं भाई, कौन सा पी प्लांट था ये? कौन सी वेराइटी थी? पी की कौन सी वेराइटी थी? आवाज आ रही है भाई? यस सर। हाँ, तो बताएं कौन सी वेराइटी थी पी की? गार्डन पी। ठीक है, कौन सा पी था ये? गार्डन पी। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? पाइसम सटाइवम। ठीक, सो काफी सारे उन्होंने अलग अलग प्लांट वेराइटीज को उन्होंने टेस्ट किया, और उन्होंने चूज किसको किया? पाइसम सटाइवम को। ठीक है, मेंडल ने अपने ये जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स कंडक्ट किए। 7 साल तक उन्होंने इन पे, पी प्लांट पे अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी मेंडल के बारे में, शायद याद हो, कि मेंडल ने क्या किया था, कि मेंडल का जो हम कह सकते हैं जो मेंडल के साथ हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे टेस्ला के साथ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? मेंडल ने काफी स्टडी की, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी रिसर्च की, बट एट द एंड वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। ठीक, और उनकी डेथ कैसी हुई? गरीबी में डेथ हुई उनकी। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी एक्सटेंसिव स्टडी की है, 7 साल तक। ठीक, उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की। ठीक है, 1856 से लेके 1863 तक। और उसके बाद उनका जो एक 1866 में, 1866 में ब्रुन की एक साइंटिफिक सोसाइटी थी, वहां पे उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ठीक, सोसाइटी का नाम क्या था?
सोसाइटी का नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ठीक। 1866 में, 1863 तक उन्होंने काम किया, 1866 तक उन्होंने कंपाइल किया, 1866 में उन्होंने पब्लिश करवाया अपना आर्टिकल एनुअल प्रोसीडिंग्स में, ठीक। और वहां पे फिर इनका आर्टिकल पब्लिश हो गया, बट इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, ठीक है। क्यों नहीं मिली थी? मैंने आपको एक आर्गुमेंट दिया था कि लोगों ने आर्गुमेंट क्या किया कि आपने बायो के साथ मैथ्स को इंक्लूड कर दिया, और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था, ठीक। तो इसी रीजन की वजह से उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, ठीक है। देन मेंडल की डेथ कब हुई? मेंडल की डेथ कब हुई? 1884 में, ठीक। 1884 में मेंडल की डेथ हुई, ठीक है। किडनी की उनको एक डिजीज हो गई थी जिसकी वजह से उनको डेथ हुई, और वो डिजीज का नाम क्या था? ब्राइट डिजीज। सो ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी, ही डाइड ड्यू टू ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई, मेंडल जो है, मेंडल ने खाली, मैंने अभी जैसे आपको बताया, खाली पी प्लांट पे स्टडी नहीं की, और भी काफी सारे प्लांट्स थे जिन पे उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? हॉकवीड भी एक था उनमें से, हॉकवीड भी एक प्लांट है, एक वीड है जिसपे उन्होंने स्टडी की, ठीक है। लेकिन सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ही वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स, ठीक। तो एट द एंड उन्होंने क्या किया? पी प्लांट को ही चूज किया था, ठीक। देखिए भाई, ये मैंने आपको बताया था अभी, his work remained unrecognized, his work remained unrecognized for 34 years, 34 साल तक किसी ने इनके वर्क पे ध्यान नहीं दिया, 34 साल तक, ठीक। 34 years, for 34 years his work remained unrecognized। और ये कब की बात बता रहा हूं मैं? इनके वर्क पब्लिश होने के बाद की। उसके बाद देखें, ठीक है, ये पॉइंट आपको बता दिया। ही चोज गार्डन पी पाइसम सटाइवम, ठीक है। और पाइसम सटाइवम के बारे में खास बात क्या है कि इट इज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब एक साल में जो ब्रीड हो जाए वो क्या है? एनुअल प्लांट, ठीक है। विथ 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 7 पेयर हैं क्रोमोसोम के। अगर 7 पेयर हैं क्रोमोसोम के तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए? टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए? 14, ठीक, 14। तो जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स। 23। और टोटल कितने होते हैं? 46, 46। ठीक है, गुड। नाउ द रीजंस फॉर इट्स सिलेक्शन क्या थे? सिलेक्शन के रीजन क्या थे? गार्डन पी को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन थे? सबसे पहला रीजन क्या था? इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जो गार्डन पी है इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। देखिए, हमको ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करवाना है, अपने आप को मेंडल की जगह रखें और देखें कि आपको एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करवाना है, ठीक। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो जल्दी जो है डेवलप हो, उसकी लाइफ साइकिल क्या हो? शॉर्ट हो, जल्दी डेवलप हो सके। जल्दी डेवलप होगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगली रिक्वायरमेंट क्या थी? लार्ज वेरिएशन। इसका क्या मतलब है? लार्ज वेरिएशन का ये मतलब है कि वेरिएशन लार्ज होना चाहिए, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि अगर टॉल है तो टॉल है और टॉल नहीं है तो ड्वार्फ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई मिडजेट आ गया। मतलब अगर हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में क्या होता है? या तो टॉल होता है या फिर ड्वार्फ होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि इनके इन दोनों हाइट के बीच का कोई हाइट भी पी प्लांट में होता हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में अलग अलग हाइट्स होती हैं, ठीक है। 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट के भी लोग होते हैं, ठीक है। और उसमें भी सब अलग अलग इंचेस के भी होते हैं, ठीक है। तो सारी हाइट जो है वो वेरी करती हैं। बट प्लांट में अगर हमें ऐसा, अगर हमें किसी प्लांट पे स्टडी करनी है, अगर वहां पे इतना ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है, कि हर एक एक इंच पे जो है वेरिएशन आ रहा है, तो फिर आप कैसे टेस्ट कर पाएंगे कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो लार्ज वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। लार्ज वेरिएशन मतलब एक टॉल है और एक उसका ऑपोजिट है बिल्कुल, ड्वार्फ। तो हमको रिकॉग्नाइज करने में आसानी है, हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इफेक्ट आया है, डोमिनेंट इफेक्ट आया है या रेसेसिव इफेक्ट आया है। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या हो? इजी टू ग्रो हो, आसानी से ग्रो हो सके, ठीक। ज्यादा उसमें जो है हमको इनपुट ना लगाना पड़े ग्रो करवाने के लिए, नहीं तो हमारा सारा टाइम तो उसको ग्रो करवाने में ही चला जाएगा, स्टडी हम क्या कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो सके, ठीक है। देन सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हो सके। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? हम ज्यादा और ज्यादा प्लांट्स प्लांट्स को ग्रो करवा ग्रो सकते हैं, करेंगे। ठीक है।
अगर सपोज ऐसा हो रहा हो कि उसमें एक ही सीड प्रोड्यूस हो रही हो, एक मंथ में एक सीड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या कभी कोई एक्सपेरिमेंट कर पाते मेंडल? कभी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स थी जो फुलफिल हो रही थी पी प्लांट में, इसलिए उन्होंने उसको पी प्लांट को चूज किया। ठीक, मेंडल ने 34 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया था। 34 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को मेंडल ने स्टडी किया, और उनमें से मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किया। ठीक है, 34 को स्टडी किया था और उनमें से 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को चूज किया। ठीक, और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं? ये रहे। ठीक, सीड कलर। ठीक, सीड कलर, सीड कलर में आप देख सकते हैं डोमिनेंट जीन क्या है, डोमिनेंट एलील क्या है, येलो, कैपिटल वाई से। हमेशा याद रखें जो डोमिनेंट एलील होगा वो कैपिटल से रिप्रेजेंटेड होगा, उसी के वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वही होगा। और जो रेसेसिव होगा, ठीक है, वो जो डोमिनेंट एलील कैपिटल में उसका स्मॉल में होगा, स्मॉल अल्फाबेट होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई। ठीक, वाई किससे एसोसिएटेड है? ग्रीन से नहीं है ना, किससे? येलो से। ठीक है, तो जो अल्फाबेट है वो डोमिनेंट से ही लिया जाता है, बस उसको डोमिनेंट के केस में हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव एलील के केस में स्मॉल से। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था? फ्लावर कलर। ठीक, फ्लावर कलर भी दो तरीके का हो सकता है, वायलेट और व्हाइट। ठीक, वायलेट आपका डोमिनेंट है, व्हाइट आपका रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल कैपिटल ए, ठीक, डोमिनेंट है, और टर्मिनल स्मॉल ए, रेसेसिव है। पॉड शेप, पॉड शेप आपका इन्फ्लेटेड हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ होगा पॉड, कंस्ट्रिक्टेड मतलब सुखड़ा हुआ होगा पॉड। ठीक, प्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो प्लांट हाइट आपकी टॉल हो सकती है या डॉर्फ हो सकती है। टॉल क्या है? डोमिनेंट है, कैपिटल टी। डॉर्फ क्या है? स्मॉल टी, रेसेसिव है। पॉड कलर, ठीक, पॉड कलर की अगर हम बात करें तो पॉड कलर आपका ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। ठीक, और लास्ट में आपका क्या है? सीड शेप। ठीक, सीड शेप आपका या तो राउंड हो सकता है, डोमिनेंट, कैपिटल आर, या फिर रिंकल्ड हो सकता है, स्मॉल आर। ठीक, तो डोमिनेंट होगा कैपिटल आर होगा, रिंकल्ड होगा तो स्मॉल आर होगा। ठीक, यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे मैंने क्या आपको मेंशन करके दे दिया है, क्रोमोसोम नंबर। ठीक, तो ये आपकी नॉलेज के लिए एक एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, तो इसको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे रेयर है कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्रोमोसोम नंबर मतलब ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम के कौन से एलिलिक पेयर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर इसका 1 है, सीड कलर का, फ्लावर कलर का भी 1 है। ठीक है, देन फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, प्लांट हाइट, इन सब का 4 है, और पॉड कलर 5th पे प्रेजेंट है, और सीड शेप 7th पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? उन सातों कैरेक्टर्स की जो मेंडल ने स्टडी किए थे। ठीक, ये सातों कैरेक्टर्स हैं आपके, ये कैरेक्टर्स हो गए, और ये इनके क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से किए? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से किए? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म किए तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनके पास 3 स्टेप्स थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को 3 स्टेप में परफॉर्म किया। तो पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन। ठीक, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन। अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आगे हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तब वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला काम क्या था? प्योर लाइन को सेलेक्ट करना। ठीक, प्योर लाइन का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। प्योर लाइन क्या होता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है? प्योर लाइंस। तो अगर हम हाइट में, ठीक है, एक टॉल और एक ड्वार्फ में अगर हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक, तो हमें क्या चाहिए? प्योर लाइन चाहिए, कैपिटल टी चाहिए, और स्मॉल टी चाहिए। कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया था मेंडल ने? प्योर लाइंस को सेलेक्ट किया था। सेकंड काम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। प्योर लाइंस तो चलिए हमारे पास आ गई, अब हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग करवानी है। ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? जब हम क्रॉस करवा देंगे तो क्या होगा? उसके बाद हमें ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे, और ऑफ स्प्रिंग्स जो मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो हमको क्या मिलते हैं? F1, F1 जनरेशन कहते हैं उसे। ठीक, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन जो आती है, ठीक, क्रॉसिंग के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आती है दैट इज F1 जनरेशन। ठीक, F स्टैंड्स फॉर फिलालियल, फिलालियल भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो फिलालियल भी कह सकते हैं इसको।
लास्ट क्या है, सेल्फिंग। जो ऑफस्प्रिंग हमारे F1 जनरेशन में आए हैं, सपोज यहाँ पे ए और बी आया है, और इनकी सेल्फिंग करवाना, ठीक है, ए और ए कह दें क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं, F1 वाले आइडेंटिकल होते हैं, ठीक। तो इन्हीं की ही क्रॉसिंग करवाना, दैट इज नोन एज सेल्फिंग, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे जो मेंडल ने फॉलो किए अपने एक्सपेरिमेंटेशंस करने के लिए, ठीक। तो देखिए भाई, पहला स्टेप हमारा क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन, प्योर लाइन का सिलेक्शन, ठीक है। तो मेंडल ने 14 वेराइटीज को डेवलप किया था, ठीक, 14 वेराइटीज को डेवलप किया था ऑफ प्योर लाइंस, ठीक। कैसे, बाय क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करके, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम उसको मशीन में रखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है हमारा वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमको पता चल जाएगा देख के। बट मेंडल के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने किस तरीके से प्योर लाइंस को ऑब्टेन किया, बार बार सेल्फिंग करवा के, अप टू सेवरल जनरेशंस, ठीक है। तब तक सेल्फिंग करवाई जब तक उनको 3-4 सेम टॉल टॉल नहीं मिले। जब टॉल टॉल मिलने लगे बार बार, तब उनको समझ में आ गया, अच्छा अब हमें प्योर लाइन मिल गया, ठीक है। सो अप टू सेवरल जनरेशंस उन्होंने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई, और उसकी वजह से उनको क्या मिल गई, प्योर लाइंस। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट है, तो कितने ट्रेट्स हो गए, 14 ट्रेट्स, 7 डोमिनेंट है और 7 रेसेसिव है। तो टोटल कितनी वेराइटीज हो गई, 14 वेराइटीज हो गई प्योर लाइंस की। 7 डोमिनेंट है इसमें और 7 रेसेसिव है, ठीक। अगला देखें, अगला स्टेप क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। अगला स्टेप क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो प्योर लाइंस का हमें क्या करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। हमें 2 प्योर लाइंस मिल गई हैं, सपोज मेरे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब मुझे क्या करवाना है, इनकी क्रॉसिंग करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। सो मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए मेंडल ने 2 टेक्निक्स को इस्तेमाल किया। हाइब्रिडाइजेशन की 2 टेक्निक्स हैं, और ये दोनों बहुत कॉमन है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किस किसने नाम सुना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव sir. प्रोपगेशन नाम सुना है, क्या होता Yes, है, sir. क्या होता है? कोई पार्ट सर प्लांट के क्या होता है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे स्टेम, रूट वगैरह से नए प्लांट का निर्माण होता है। हाँ, गुड, ठीक है। तो प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करना, वही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने ये हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स पढ़ी होंगी, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स हैं जो मेंडल ने भी इस्तेमाल करी थी, ठीक है। कौन सी हैं? पहली टेक्निक क्या है, इमैस्कुलेशन, ठीक। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन क्या है, देखें, पर्पस समझें इसका क्या है, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि हमको एक हमारा स्पेसिफिक जो है मेल फ्लावर है और एक स्पेसिफिक हमारा फीमेल फ्लावर है, और हमें उन्हीं दोनों में पॉलिनेशन करवा के फर्टिलाइजेशन करवाना है। बट अगर हमने नेचर पे छोड़ दिया तो क्या होगा, रैंडम पॉलिनेशन होगा, होगा नहीं होगा भाई, होगा नहीं होगा, यस सर। होगा ना, रैंडम पॉलिनेशन होगा, ठीक। और रैंडम पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, जो हमारा क्या कहते हैं अननोन पॉलन ग्रेन है, वो स्टेमन पे आके जो है सेटल हो जाएगा, और फिर वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एंथर आए और एक स्पेसिफिक स्टिग्मा पे आए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि रैंडम पॉलिनेशन हो, कोई भी एंथर किसी भी स्टिग्मा पे चले जाए, ये नहीं चाहते हैं, ठीक। तो ये स्पेसिफिक काम करवाने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स जो है यूज करनी पड़ती हैं। तो इसमें पहली टेक्निक जो है वो क्या है, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द स्टेमन, ठीक। स्टेमन किसका पार्ट होता है, स्टेमन किसका फ्लावर पार्ट होता है? हाँ भाई, फ्लावर का तो पार्ट होता ही है, तो हमें पता ही है। फ्लावर में किसका, कौन से उसका पार्ट मेल है? मेल गुड, वेरी गुड, ठीक है, मेल का पार्ट होता है ये, ठीक, मेल पार्ट होता है। तो रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन, अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। अगर एक फ्लावर है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही मौजूद हैं, तो क्या हो सकता है कि उसी के एंथर उसी के स्टिग्मा पे जा सकते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हमारा यूजलेस हो गया फ्लावर पूरा, वो पूरा फ्लावर क्या हो गया, यूजलेस हो गया,
ठीक है, क्योंकि हम जो चाह रहे थे एंथर आए उस पे, वो नहीं आया। ठीक है, वो उसी में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो ये ना हो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले ही अर्ली स्टेज में स्टेमिन को रिमूव कर देते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखें भाई, ये तो आपने कर दिया, ठीक है, मेल पार्ट आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, बट रिस्क तो अब भी है, रिस्क तो अब भी है। क्यों? क्योंकि किसी और क्या कहते हैं, मेल फ्लावर से जो है वो पॉलन ग्रेन आ सकता है। बात समझे नहीं समझे? आपके पास एक फ्लावर था, आपके पास एक फ्लावर था, ठीक है, और उसमें एक फीमेल पार्ट था, ठीक है, और एक मेल पार्ट था। आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक। बट ये जो फीमेल पार्ट है, यहाँ पे किसी और फ्लावर के पार्ट का, किसी और फ्लावर से के स्टेमिन से पॉलन ग्रेन आ सकता है ना अभी भी, ठीक, ये भी तो चांस है। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आपने प्रिवेंट कर दिया, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकता है, और अनवांटेड फ्लावर से, ठीक। तो उसके लिए दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, दैट इज नोन एज बैगिंग, ठीक। अब बैगिंग में क्या करते हैं, जो आपका इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, जो आपका इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं एक बैग से, ठीक। कवरिंग ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय अ बैग टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई भाई? ठीक, तो इसको अगर हम कवर कर देंगे एक बैग से, तो क्या होगा, अगर इसको हम कवर कर देंगे बैग से तो क्या होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, तो दोनों प्रिवेंट हो गए। तो अब हमारे पास हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो अभी तक हमारे पास सेफ है, तो हम जब चाहें अपने हिसाब से किसी भी पॉलन ग्रेन को उससे फर्टिलाइज करवा सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। क्लियर है? तो यस सर। जितने आप ऑर्नामेंटल फ्लावर्स देखते हो ना, ठीक है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कौन से होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कौन से होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कौन से होते हैं? ऑर्नामेंटल फ्लावर्स वो होते हैं जो एक एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो खूबसूरती के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो उन्हें कहते हैं हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ठीक है, जिनका कलर बहुत अच्छा हो, जिनकी सेंट बहुत अच्छी हो, ठीक। तो उनमें जो है यही टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है स्पेसिफिक फ्लावर ग्रो, ठीक है, अनवांटेड पॉलिनेशन उसमें ना हो। देखें, उसके बाद क्या है, लास्ट सेल्फिंग। अब आपने प्योर लाइन सेलेक्ट कर ली, आपने हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगी, ऑफस्प्रिंग आ जाएंगी। और वो जो ऑफस्प्रिंग आती हैं फर्स्ट जनरेशन की, वो सब क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ऑफस्प्रिंग्स जो आइडेंटिकल आई हैं आपके पास, कहां से, F1 जनरेशन से, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एट F1 जनरेशन। अब उनमें क्या करवाया जाएगा, क्रॉसिंग करवाई जाएगी, आर क्रॉस्ड विद ईच अदर टू फॉर्म F2 जनरेशन। अब क्या बनेगी, सेकंड फिलालियल जनरेशन, F2 जनरेशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फिंग। दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलो भाई आगे देखें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्रॉसिंग। तो फर्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो मीन्स, One. मोनो मीन्स वन, सिंगल, ठीक। तो एक कैरेक्टर की जहां पे क्रॉसिंग हो रही हो, एक कैरेक्टर की स्टडी हो रही हो, एक कैरेक्टर के बेस पे क्रॉसिंग हो रही हो, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अ क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक। तो सिंगल कैरेक्टर की जहां स्टडी होती है, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस, मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस, ठीक। मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, 7, 34 को स्टडी किया था, लेकिन चूज किसको किया था, 7 को,
ठीक, तो 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था, हर कैरेक्टर का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो कितने क्रॉसेस करवाए होंगे मेंडल ने, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए होंगे मेंडल ने? 7। बात समझे नहीं समझे? बात समझ में आई नहीं आई? मेंडल sir. ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ठीक है, और एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग होती है, तो 7 कैरेक्टर्स के लिए कितनी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करवाई होंगी मेंडल ने? 7। ठीक है, चलिए भाई आगे देखें। अच्छा, एक टेक्निक होती है दैट इज नोन एज पनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है पनेट स्क्वायर मेथड, और ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो मेथड है ये किसने दिया था? रेगिनाल्ड सी पनेट, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड दिया था। ठीक है, पनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, नाउ फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? टी फॉर फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस जो हो, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो, और जी फॉर जेनेटिक कोड, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहता है आपका? 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहता है? 1:2:1। ठीक, अब ये कैसे रहता है उसका भी डिस्कशन करते हैं। देखिए भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई बताएं? प्योर लाइंस ऑब्टेन करना, कैरेक्टर चूज करना। प्योर लाइंस ऑब्टेन करना। क्या हुआ? कैरेक्टर चूज करना सर। कैरेक्टर चूज करना, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। कोई भी आपने कैरेक्टर चूज कर लिया। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बेसिक आपको बुक्स में भी क्रॉस मिल जाएगा, दैट इज हाइट। हमने कैरेक्टर चूज कर लिया हाइट, ठीक है, और हाइट के हमें पता है 2 ट्रेट्स होते हैं, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्रॉस करने से पहले। हाइट के 2 ट्रेट्स होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। ठीक, और टॉल के लिए क्या यूज किया जाता है? डोमिनेंट एलील कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो इतनी नॉलेज बेसिक पहले से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमने हाइट कैरेक्टर को चूज कर लिया। अच्छा, ये जो क्रॉस में हाइट पे बता रहा हूँ ये आप किसी पे भी लगा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लावर कलर पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है, और इससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, बस इस क्रॉस को समझें एक बार और सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, तो प्योर लाइंस हमारे क्या होंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? प्योर लाइंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो प्योर लाइन अगर हम ऑब्टेन करेंगे तो प्योर लाइन क्या होंगे इसके? हाइट के कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा नहीं होगा भाई? यस सर। ये क्या होगा? टॉल, और ये क्या होगा? ड्वार्फ। ठीक है, ठीक है भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनमें हम क्या करवाएंगे? क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक, क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक, लेकिन क्रॉसिंग कैसे करवाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इनके गैमीट्स को ब्रेक करेंगे। इनके गैमीट्स ब्रेक होंगे, तो गैमीट्स कैसे ब्रेक होंगे? गैमीट्स क्या क्या बन सकते हैं इससे? एक कैपिटल टी बन सकता है और एक कैपिटल टी बन सकता है। इसके गैमीट्स क्या बन सकते हैं? एक स्मॉल टी बन सकता है और एक स्मॉल टी बन सकता है। ठीक, तो जब क्रॉसिंग हम करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैपिटल टी जो है इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी इसके साथ क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सारे अगर हम देखें, ये जो है क्या है? ये क्या बन गए? ऑफस्प्रिंग्स। क्या बन गए? ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, और ये सब कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है? टॉल। ये भी क्या होता है? टॉल। ये भी क्या होता है? टॉल।
और ये भी क्या है, टॉल। तो सारे ये कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। सर इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो, कौन सा रेशियो पूछना, बताओ। सर फिनोटाइप। इनका फिनोटाइप 1:1:1:1। भाई सारे टॉल है ना, यस सर। बस। ठीक है, तो अगर चारों को अलग अलग ले रहे हो तो 1:1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो खाली 1:0 रहेगा, दूसरा मतलब है ही नहीं कोई कंपैरिजन में। मतलब अगर तुम टॉल और ड्वार्फ का निकाल रहे हो रेशियो, टॉल और ड्वार्फ का, समझे नहीं समझे, तो टॉल कितने हैं 4, ड्वार्फ कितने हैं 0, तो क्या हो गया रेशियो 4:0, 4:0 हो गया। और अगर इंडिविजुअल के निकाल लो कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड इज टू फोर्थ चाइल्ड, अगर इन चिल्ड्रन का अगर निकाल रहे हो रेशियो तो क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो 1:1:1:1, क्योंकि सब टॉल है, सब सेम है। ठीक है, और Yes, sir. जीनोटाइप का अगर रेशियो निकालोगे तो जीनोटाइप तो एक ही है, यहाँ पे रेशियो ही नहीं निकल पाएगा, दो चीजों का रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो तो दो चीजों में कंपैरिजन होता है ना बेसिकली, तो दो चीजें यहाँ पे है ही नहीं, एक ही चीज है, तो उसका क्या होगा जेनोटाइपिक रेशियो, कुछ नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा वो बस। ठीक है, आगे देखो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे जो हमने काम किया है, ये क्या किया है हमने यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या किया हमने, हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस क्या है ये, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और यहां पे क्या किया है हमने, गैमीट फॉर्मेशन। ये क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल गए, ऑफस्प्रिंग्स, F1 जनरेशन। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है, दोबारा हमें क्रॉस करवाना है। तो चारों में से तो क्रॉस करवाएंगे नहीं, बात समझे नहीं समझे, चारों की तो क्रॉसिंग करवाएंगे नहीं क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, तो दो ही पेरेंट चाहिए होते हैं हमें। तो कोई भी हम दो ले लें क्योंकि आइडेंटिकल है वो, तो काम हो जाएगा हमारा। तो हमने ये दोनों ले लिए। ठीक, तो अब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तो अब अगेन जब इनकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो इसमें हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक, और गैमीट फॉर्मेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके लिए बन सकता है, इसके लिए क्या बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। योगा गैमिट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्या बना लेगा, कैपिटल टी का कैपिटल टी। गुड, ये क्या बना लेगा, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्या बना लेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये इसके साथ क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पे अगेन हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिल गए, 4 ऑफस्प्रिंग मिल गए हमें। ठीक, और ये जो हमारे ऑफस्प्रिंग है ये क्या है, ये क्या है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक, ये क्या है, सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन। ठीक है, यहां पे ये क्या है, टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉट ड्वार्फ है। ठीक, अच्छा यहां पे जो हमने काम किया, अगेन यहां पे क्या किया हमने, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट में ब्रेक किया ना हमने, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, और उससे पहले हमने यहां पे जो किया है वो क्या है, दिस इज सेल्फिंग, सेल्फिंग। ठीक है, यहां पे क्या किया है, सेल्फिंग। ठीक है, और यहां पे क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे क्या किया है, सेल्फिंग। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद गैमीट फॉर्मेशन, सेल्फिंग के बाद भी हमने क्या किया, गैमीट फॉर्मेशन, और फिर हमें ऑफस्प्रिंग मिल गया। अब यहां पे देखें फिनोटाइप की अगर हम बात करें, जो अभी बात कर रहे थे, फिनोटाइप। ठीक, तो फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। और हमें दो ही ट्रेट्स हमारे पास जो हमें पता है, क्या है, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो निकलेगा। यस सर। ठीक है, तो टॉल कितने हैं,
Tall 3 है, 3 है, ड्वार्फ 1 है, तो 3:1 रेशियो आ जाएगा। ये जो 3:1 में 3 क्या है, टॉल है, और ड्वार्फ क्या है, 1 है। अगेन जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें, ठीक, तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जरा आप देखें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको 3 तरीके का दिख रहा है। क्या, एक तो आपके पास है कैपिटल टी, और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। तो ये 3 तरीके के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हमारे पास, और इन तीनों का अगर हम नंबर निकालें, क्या क्या है, कैपिटल टी कितने हैं, 1 है, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2:1। ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक सर। बात समझ में आ yes गई? sir, yes sir, गुड, वेरी गुड। अब यहीं पे जो हमने ये काम किया है, ये वाला जो हमने काम किया है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो हमने ऑफस्प्रिंग्स निकाले, इसी चीज को हम पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं पनेट स्क्वायर, अगर हम देखें तो पनेट स्क्वायर में क्या होता है, गैमेट्स आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पे एक पेरेंट के गैमेट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे पेरेंट के गैमेट क्या है, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको आप स्क्वायर में बना लें। ठीक, तो कैपिटल टी क्या बना लेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन स्मॉल टी कैपिटल टी क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो ये क्या है, हमारे 4 ऑफस्प्रिंग आ गए इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या होता है, पनेट स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आई नहीं आई, पनेट स्क्वायर समझ में आया? yes, yes sir, कोई डाउट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के करने के बाद मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाली कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या समझ में आया, क्योंकि बेसिकली मेंडल क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, प्रोसीजर होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स। ठीक, तो मेंडल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन्स दिए। पहला कंक्लूजन जो मेंडल ने दिया, दैट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। शुरुआत में मैंने एक बात बताई थी, क्या, कि फैक्टर टर्म आएगी, मेंडल ने जो टर्म यूज की है वो है फैक्टर, और फैक्टर टर्म आएगी जब मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा, मैंने शुरू में बताया था जब मैं टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहा था। अब ये बताइए मैंने फैक्टर कहां पे पढ़ाया था, कौन सी टर्म को बताया था कि इसको फैक्टर कहते हैं? जीन। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक, तो जीन क्या है, ये फैक्टर क्या है, जीन, ये फैक्टर क्या है, जीन है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जीन की बात हो रही है। ठीक, तो क्या कहा मेंडल ने, ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैरेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं किसकी वजह से, डिस्क्रीट यूनिट्स की वजह से, जिनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स, और ये क्या है, जीन। मतलब जीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। जीन की डेफिनेशन ही यही है कि जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक वर्ड आया डिस्क्रीट यूनिट्स, कोई मतलब बताएगा इसका, डिस्क्रीट यूनिट्स का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट यूनिट्स का क्या मतलब होता है? छोटा, हाँ, खाली स्मॉल नहीं, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल पैकेट्स। ठीक, इंडिपेंडेंट स्मॉल पैकेट्स। ठीक है भाई, तो इसको हम और कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इस टर्म को और कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसको हम और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं?
Cell. डिस्क्रीट यूनिट्स बताएं भाई, क्या बताया, क्या बताया? Cell. सेल, सेल में इस्तेमाल नहीं करते इसको हम, ठीक है, कह सकते हैं सेल में, चलिए कह सकते हैं सेल में भी। और इसको इस्तेमाल करते हैं, आपने नाम सुना होगा फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, कहां पे? करंट में। ठीक है, करंट में यूज करते हैं। कैसे? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस क्या होते हैं? डिस्क्रीट यूनिट्स में फ्लो करते हैं। चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स में फ्लो करते हैं। इसी तरीके से आपने एक और जगह पे इसको सुना होगा, इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट में जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है? डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीच में कभी इंटरनेट आपने कट ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपकी आधी इमेज आई आधी इमेज नहीं आई, ठीक है। जितना आपके पैकेट्स आ गए डेटा के, उतना डेटा आपको शो होगा, जितने नहीं आए उतना डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी इमेज पैकेट्स में आ रही है तो आपको आधी इमेज शो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर पूरी इमेज एक पैकेट की है, ठीक, तो अगर वो पैकेट रिसीव हो गया तो आपको पूरी इमेज शो होगी, वो पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो इमेज शो होगी नहीं, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, करंट में भी और इंटरनेट में भी, कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक और बात क्या बताई मेंडल ने, कि जो फैक्टर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, ठीक है। कैसे? इसको भी हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम पेयर में अवेलेबल होते हैं, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है, ठीक। तो क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एक एलील की बात करें तो अलीलिक पेयर प्रेजेंट होता है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो एक जीन हमारा इधर है और एक जीन इधर है, एक पेरेंट पैटर्नल क्रोमोसोम पे और एक मैटरनल क्रोमोसोम में। तो जो फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ किसने दिया है? मेंडल ने। आगे मेंडल ने क्या बात करी? मेंडल ने क्या कहा? इन अ हेट्रोजाइगस पेयर, इन अ हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ फैक्टर्स, मतलब जब कहीं पे क्या हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए, तो वहां पे क्या होगा? द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, गौर से सुनिएगा भाई, द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज द डोमिनेंट फैक्टर, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ऐसी कंडीशन में जहां पे क्या हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो क्या है? डोमिनेंट है, Dominant. ठीक है। वाइल द फैक्टर विच इज सप्रेस्ड इज द रेसेसिव, जो शो नहीं कर पा रहा वो क्या है? रेसेसिव है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस। बात समझ में आ गई? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। मेंडल ने एक और लॉ दिया, क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन मीन्स टू सेपरेट, ठीक। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, दूर दूर हटना, कोई चीज पास में उसको दूर दूर हटाना, सेपरेट करना। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और ये क्या है? दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसमें मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ both the alleles of a pair, both the alleles of a allelic pair separate from each other independently at the time of gamete formation. जब गैमीट फॉर्मेशन की बात आती है तो दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। भाई अभी हमने बात करी थी गैमीट फॉर्मेशन की, देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन किया था,
यहां पे हमने गैमीट फॉर्मेशन किया है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो गैमीट फॉर्मेशन में हमने क्या किया है, इसके जो एलीलिक पेयर में यहाँ पे एलीज प्रेजेंट है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये सेपरेट हुए नहीं हुए, सेपरेट हुए नहीं हुए। सिमिलरली ये स्मॉल टी सेपरेट हुआ नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, दूर दूर सेपरेट हो गए। और फिर इनमें क्या हुआ है, ये अलग अलग एलीज बन गए, और फिर इनमें क्या हुई है, क्या हुआ इनमें, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्रॉसिंग हुई है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो किसने दिया था, मेंडल ने, और दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है भाई। ये सब बातें क्लियर हैं, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक बार और बता दिए ब्रीफ में। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दो इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे मेंडल ने, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, डोमिनेट करना, ठीक है। और डोमिनेट करना मतलब एक्सप्रेस करना अपने आप को, दूसरे के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर साथ में आ गए, तो अपने आप को कौन एक्सप्रेस करता है, कैपिटल कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता ना। तो डोमिनेंट कौन हुआ, डोमिनेंट कौन हुआ, कैपिटल टी डोमिनेंट हुआ, कैपिटल टी, ठीक है। और स्मॉल टी क्या हुआ, रिसेसिव हुआ, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, डोमिनेंस। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। तो मेंडल ने ये कहा, मेंडल ने ये कहा कि जो जीन्स होते हैं, जो हमने पहले बात करी थी, जो जीन्स होते हैं, जीन, ये क्या काम करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन जो है वो क्या है, एक डिस्क्रीट यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जीन जो है वो एक यूनिट है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है, बात समझ आ गई। और इसी जीन को नाम क्या दिया मेंडल ने, फैक्टर, ठीक है। तो उसने क्या कहा अपनी लैंग्वेज में, उसने क्या कहा कि फैक्टर कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को। क्या बोला उसने, देखो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। बात समझ आ गई। तो उसने क्या कहा, फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। और अब फैक्टर को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है। एक और बात क्या कही इसने, कि फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पेयर ही तो है ये, बात समझ आ रही है, पेयर ही तो है ये, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी पेयर ही तो हुआ, जोड़ा ही तो हुआ ये, ठीक है। और एक और बात क्या कही थी उसने, डोमिनेंस वाली, क्या, कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, तो क्या होगा, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और जो रेसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बस इतनी सी बात कही उसने। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, क्रॉस जो एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी हो, ठीक। अब हमारे पास क्या आ जाता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाई मींस टू, ठीक। तो ऐसा क्रॉस जिसमें क्या हो, दो कैरेक्टर्स की स्टडी हो, हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस करी, ठीक, उसमें उसने क्या लिया, सीड शेप और सीड कलर, ठीक। एक बहुत बेसिक सा ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, सारी बुक्स में अवेलेबल होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर था वो क्या था, हाइट का कैरेक्टर, और यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है। एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है, 9:3:3:1। और जो जेनोटाइपिक रेशियो रहता है वो क्या रहता है, 1:2:1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक। तो ये इसके क्या है, जेनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब इसको भी जरा देख लेते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसा होता है, अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर लाइंस। सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर लाइंस, ठीक। तो हमारे पास प्योर लाइन जो है वो क्या होनी है, प्योर लाइन क्या होगी, सीड शेप और सीड कलर की प्योर लाइन क्या होगी डाइहाइब्रिड क्रॉस में, सीड शेप क्या है,
Round. RRYY राउंड है और रिंकल्ड है, यही तो है दो शेप्स। और कलर की अगर हम बात करें तो कलर क्या है, येलो येलो है और ग्रीन है, ठीक है। और राउंड और येलो डोमिनेंट है ये दोनों ट्रेट्स, और रिंकल्ड और ग्रीन ये दोनों क्या है, रेसेसिव है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास पहले से होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है, वो हमें पता है डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है। तो पहले हम डोमिनेंट बनाएंगे, तो डोमिनेंट पेरेंट कौन होगा, जिसमें राउंड हो और येलो हो, ठीक है। शेप क्या हो, राउंड हो और कलर क्या हो, येलो हो। तो राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर। राउंड के लिए जो अलील है वो क्या होगा, कैपिटल आर, तो मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर। और येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये क्या हो गया, राउंड येलो, ठीक है। ये क्या हो गया, डोमिनेंट पेरेंट। अब रेसेसिव पेरेंट कौन होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। क्लियर है, चलिए। अच्छा यहां पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। तो इसके गैमीट्स बनेंगे अलग और इसके गैमीट्स बनेंगे अलग। अब इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है। और बस यही पॉसिबिलिटी है, मतलब और भी गैमीट्स बनेंगे लेकिन वो सारे क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे, Yes, sir. ठीक है। अगेन इसे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे, सारे स्मॉल आर और स्मॉल वाई होंगे। कोई और कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई और Yes, sir. कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी इसके गैमीट्स बनेंगे सब में क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसके में कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है भाई। और भी बनेंगे, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। Yes, अब sir. जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे इससे, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर Small. कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बना लेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इससे क्रॉस करेगा क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इससे क्रॉस करेगा क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये सारे क्या बन गए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। माइक बंद करें भाई, कौन है, पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करो। अभी हम ये सब क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया भाई, ठीक है। और इनका फिनोटाइप क्या होगा, सबका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप हमारा 1 है। रेशियो नहीं पूछ रहा मैं, फिनोटाइप पूछ रहा हूँ, क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। सारे ही क्या है, आइडेंटिकल है, तो सारे ही क्या है, राउंड येलो, ठीक। ये सब क्या है, राउंड येलो। और ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए हैं ये क्या है, हमारे पास F1 जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई है। और हमें पता है F1 जनरेशन हमेशा क्या होती है, आइडेंटिकल। ये सारे क्या आइडेंटिकल हैं। किसी कोई डाउट किसी को इसमें कि ये कैसे ऑब्टेन हुए, कोई डाउट किसी को, देखें भाई आगे देखें। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या करवाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, F1 जनरेशन आ गई। अब क्या करवाएंगे हम, सेल्फ कराएंगे सर। सेल्फिंग करवाएंगे। तो दो इंडिविजुअल्स में सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी दो ले लूं, सारे आइडेंटिकल होंगे, और इनमें मैंने जो है क्रॉस करवा दिया। तो अब क्या होगा, इसमें सेल्फिंग होगी, ठीक, सेल्फिंग होगी। और सेल्फिंग में भी क्या होगा, सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन होगा भाई। अब ये बताओ जरा कि ये जो पेरेंट है इसमें क्या क्या गैमीट के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, क्या क्या गैमीट के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, सर इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। स्मॉल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। और स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। और सेम तरीके से 4 इसमें भी पॉसिबल होंगे। यही 4 जो है कॉम्बिनेशन इस वाले पेरेंट के गैमेट में भी पॉसिबल है। कैपिटल Yes, आर sir. कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब Yes, हम sir. क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, अब इन दोनों में क्रॉसिंग करवाएंगे, इन Yes, चारों sir. में और इन चारों में क्रॉसिंग करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे या तो ये इस तरीके से ऐसे लाइन खींच खींच के बना लो क्रॉसिंग, तो वो काफी एब्सर्ड तरीका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कम थे ऑफ स्प्रिंग, तो वहां पे गैमेट्स भी कम होते हैं, तो वहां पे करवाना आसान है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, ठीक। तो उसको यहाँ पे सफाई मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर मेथड में एक जगह वर्टिकल लाइन में ये सारे गैमेट्स आ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल में ये सारे गैमेट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब जब यहाँ पे हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या ऑब्टेन होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताएं भाई अगला क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताएं भाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल बना आर दे, खुद कॉपी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई ना स्मॉल वाई। हाँ पकड़ लिया ना भाई, स्मॉल वाई। और बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास टोटल कितने ऑफ स्प्रिंग हो गए, टोटल कितने ऑफ 16 स्प्रिंग हो गए, 16 हो गए, ठीक है। 4 into 4 16 हो गए। अब यहाँ पे जरा देखें, फिनोटाइप्स को हम देखते हैं, ठीक है भाई। फिनोटाइप जरा बताएं कि फिनोटाइप हो क्या क्या सकते हैं। फिनोटाइप हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि हमें क्या मिल जाए, राउंड येलो मिल जाए, ठीक है। और हमें क्या मिल सकता है, राउंड ग्रीन मिल सकता है, राउंड ग्रीन और हमारा Wrinkled yellow. रिंकल्ड येलो, वेरी गुड। ट्विंकल येलो और Wrinkled green. रिंकल्ड ग्रीन, गुड, ठीक। तो ये 4 फिनोटाइप्स हमें मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं अब हमारे पास कितने हैं, राउंड येलो। तो ये हमारे पास पहला क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, दोनों डोमिनेंट है, तो राउंड येलो हो गया ये, ठीक है।
तो वन एक तो ये हो गया, ठीक, एक तो ये हो गया हमारा, और ये भी क्या है, राउंड येलो, ठीक। उसके बाद ये भी क्या है, राउंड येलो, ये भी क्या है, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और फिर ये रहा राउंड येलो, उसके बाद ये रहा राउंड येलो, ये रहा राउंड येलो, ये रहा राउंड येलो, और फिर बस इतना ही है, कोई और भी है? इतना ही है बस। इतने ही है। कितने हो गए ये? 4 No. 5 6 7 8 9 9। अब देखते हैं राउंड ग्रीन। तो ये राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, और कोई राउंड ग्रीन है यहाँ पे? No. और कोई राउंड ग्रीन नो है? सर। नहीं है। तो ये कितने हो गए? No, sir. 3 हो गए। उसके बाद देखते हैं रिंकल्ड येलो। तो ये रहा रिंकल्ड येलो, ठीक है, एक, और ये भी रिंकल्ड येलो है, और ये भी रिंकल्ड येलो है। तो ये क्या हो गए? 3 हो गए। और लास्ट में ये जो बचा है ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें जो फिनोटाइप ऑब्टेन हुआ दैट इज 9:3:3:1। मिला नहीं मिला? Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप अगर हम देखें तो जीनोटाइप देखो हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। जीनोटाइप हमारे क्या क्या पॉसिबल है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये तो चार हमें मिल सकते हैं किसके? कैपिटल आर के, ओ सॉरी, डोमिनेंट के। ठीक है, और हमें क्या मिल सकता है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये हो गया रेसेसिव। ठीक, राउंड के साथ ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब हम देखते हैं रिंकल्ड के साथ क्या क्या पॉसिबल है। रिंकल्ड के साथ क्या क्या पॉसिबल है? तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? एक और पॉसिबल है, मिस हो रहा है कोई? स्मॉल आर, कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया। सर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई। नहीं, ये मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है? ये वाला, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। क्यों भाई? यही मिस हो रहा था ना? हाँ, यही मिस हो रहा था। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये छूट गया था। चलिए देखिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखते हैं कितने हैं हमारे पास। तो एक तो हमें ये दिख गया पहला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पहला। इसके बाद कोई है जो कैपिटल आर हो और कैपिटल वाई हो? नीचे वाले तो सारे रेसेस हैं यहाँ पे, तो इनमें कोई है? नहीं है अवेलेबल। तो ये क्या है? एक है, एक ही है। ये देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक ये रहा, एक ये रहा, और कोई है? और कोई है? नो। नहीं है। ये दो हो गए। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये किधर है हमारा? ये रहा एक, और एक ये रहा दो। ये कितने हो गए? दो हो गए। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये चारों लाइन में आ रहे हैं। ठीक, ये हो गए चार। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये रहा एक, ये हो गया एक। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये रहा एक, इसमें भी और एक ही है। ठीक, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए? 2। स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई, ये एक ही है एक है। इकलौता। एक हमारे पास ये बच रहा है, ये कौन सा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो एक ये रहा और एक ये रहा, ये हो गए 2। ठीक, 2 है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप इनको कर दें कॉम्बिनेशंस को, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक, ये टोटल कितने हैं? 9 कॉम्बिनेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉम्बिनेशन है। 9 अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है डायहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? इसको अगर आप अरेंज कर दें ऊपर नीचे तो इस तरीके से ये रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक, सर इसको पेपर कैसे? में भी आ सकता है। सॉरी, जीनोटाइप पेपर में भी आ गए या एमसीक्यू में? जीनोटाइप देखिए, ये जीनोटाइप जो है आपका, ये हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आ सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि ये बताएं डायहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कितने जो है ऑफ स्प्रिंग्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसको उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये सबसे ज्यादा होते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल ये 4 होते हैं, बीच में अवेलेबल होते हैं डायगोनली। ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो आपको 2 मिनट लगेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने में। अगर समझा हुआ है तो डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने में 2 मिनट लगेंगे और पूरा आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यस सर। डायहाइब्रिड क्रॉस का जेनेटिक रेशियो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये क्या होता है? 12 12 4 21 21। ठीक, 12 12 4 21 21, 1:2:1:2:4, 2:1:2:1। ठीक है भाई, यस सर। चलिए आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। चलिए, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स। डायहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद क्या क्या कंक्लूजन्स दिए? तो मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया डायहाइब्रिड क्रॉस से, और वो भी क्या है? एक लॉ। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने लॉ दिए थे, वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल ने लॉ दिए। और ये लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये लॉ बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही जैसे हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। ठीक है, इस लॉ में क्या है? क्या कहा मेंडल ने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स, क्योंकि वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? सिंगल कैरेक्टर था हाइट, तो वहां पे अलील क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये इसके गैमेट फॉर्मेशन में क्या हो रहा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी सेग्रीगेट हो रहे थे। अब यहां पे हमारे पास क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जो इसमें गैमेट्स का सेग्रीगेशन होगा वो किस तरीके से होगा? किस तरीके से होगा? ऐसे नहीं होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 4 गैमेट्स बन गए। ऐसे नहीं होगा भाई। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट बन गया और कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा गैमेट बन गया। इस तरीके से गैमेट सेग्रीगेट होंगे। तो ये डिफरेंस होता है डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? यस सर। सर ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताइएगा दोबारा सर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि जैसे ये देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो इसके गैमेट फॉर्मेशन में हमने क्या किया है? गैमेट फॉर्मेशन में जो एलील्स हैं वो कैसे सेग्रीगेट हुए हैं? एक बन गया कैपिटल टी और एक बन गया क्या? स्मॉल टी। तो जो इसके गैमेट्स थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। ठीक है, यस सर। ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि आप सारे गैमेट्स अलग अलग नहीं कर सकते, डिफरेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायहाइब्रिड है तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर के पेयर बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, तो एक तो आपका सीड कलर का है गैमेट और एक सीड शेप का, और दोनों का एक गैमेट सिंगल गैमेट बनेगा। ठीक, तो एक गैमेट ये रहा, एक गैमेट ये रहा, ऐसे सेग्रीगेशन होगा। इस तरीके से सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है बिल्कुल उसके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के।
ठीक है, टेक्निकल लेवल पे थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि एलीज ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट है ना यहाँ पे, एक क्या है सीड शेप है और एक क्या है सीड कलर है, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। वही चीज है जो हिंदी में भी बताई, वही सेम चीज है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एलीज ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये क्या है आपकी डेफिनेशन किसकी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा, दिस इज वैलिड व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये कब होगा, जब जीन्स कहां पे लोकेटेड हो, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस है तो फिर क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन्स जो है लोकेटेड होंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस किसका, दो नॉन अलीलिक जीन्स का, लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दो नॉन अलीलिक क्रोमोसोम्स, सॉरी दो नॉन अलीलिक जीन्स, एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ये क्या है, पैटर्नल है, ये मैटर्नल है, ठीक। तो अगर हम सपोज राउंड और येलो की बात कर रहे हैं तो सपोज सीड कलर का जो जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सीड कलर का जो जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल आर, ठीक, और सीड शेप का इधर प्रेजेंट है नीचे, ठीक, कैपिटल वाई। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉन अलीलिक जीन्स हुए, ठीक है, नॉन अलीलिक जीन्स हुए, कौन, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, नॉन अलीलिक हुए नहीं हुए। तो इन दोनों का जो पेयर है ये क्या है, नॉन अलीलिक पेयर है। ये कहां पे लोकेटेड है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, एक यहाँ लोकेटेड है, एक यहाँ लोकेटेड है कैपिटल आर, एक यहाँ लोकेटेड है, एक यहाँ लोकेटेड है कैपिटल वाई। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो इन Yes, दोनों sir. का जो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है यही क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। तो अभी तक देखिए यहां तक हमारी क्या बात होगी, पूरी हेरिडिटी की चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमने हेरिडिटी में क्या पढ़ा, हमने हेरिडिटी में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ बेसिक स्टडी की किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। उससे पहले हम वेरिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी किसकी, मेंडल की, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी कि वो कौन थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से किए, किस चीज पे किए, कब तक किए और कहाँ पब्लिश किए, ये सब हमने पढ़ लिया जीजे मेंडल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया था अपनी स्टडी के लिए, ठीक। और फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किस तरीके से किए, किन स्टेप्स में किए। तो तीन मेजर स्टेप्स में किए, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइंस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस और सेल्फिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ये तीन मेजर क्या थे, स्टेप्स थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद हमने क्या किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। तो पहला हमने क्रॉसिंग पढ़ी, कौन सी, एक पढ़ी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से क्या होते हैं, प्योर लाइंस का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, F1 जनरेशन बनती है, F2 जनरेशन बनती है, उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उसके बाद हमने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, सॉरी मोनोहाइब्रिड के कुछ कंक्लूजन्स पढ़े, क्या कि मेंडल ने क्या क्या कंक्लूजन्स दिए थे, दो लॉ दिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने क्या पढ़ा, वो क्रॉस जो दो कैरेक्टर्स को डील करे, वो क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा कि प्योर लाइंस कैसे बनाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, F1 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, पनेट स्क्वायर के थ्रू हम जेनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी, अभी तक हेरिडिटी में पढ़ी है, ठीक। और लास्ट में हमने क्या पढ़े, कंक्लूजन्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हेरिडिटी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इवोल्यूशन का। हेरिडिटी में किसी को कोई डाउट है, सर मेंडल का एक और नियम है, एक्सेप्शन, बताएं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उससे वो एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज है, उस पर अभी ना जाए, ठीक। जो मेन चीजें वो सब मैंने आपको करवा दी हैं। सर इससे क्वेश्चन जो नहीं आते चीजें, हैं, किससे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
रेयर है कोई आए, ठीक है। देखिए आउट ऑफ कोर्स अगर जाएंगे तो आउट ऑफ कोर्स बहुत चीजें पढ़ने को, कितना पढ़ोगे? बुक में है ये, क्या हुआ? हमारे बुक में है किसमें? सर, ये हिंदी मीडियम की है। पढ़ना है अगर तो वो चीज कवर अप करवा देंगे, ठीक है। अपना ओके। टॉपिक बता दो जो पढ़ना है वो कवर अप करवा देंगे। लास्ट उसमें चैप्टर में भी कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स वगैरह के बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी थी तो पढ़ा दी थी, बट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना जाओगे बात ही है, ठीक है। अगर अपना बेस कवर अप कर रहे हो तो आपने 90% सिलेबस कर लिया है, ठीक है। 90% सिलेबस भी कवर अप ना कर पाओ और फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो तो वो जो है क्या है, मतलब फालतू चीज हो जाएगी वो, ठीक है। एक्स्ट्रा सर। तुम्हारा जो टॉपिक है वो बता दो, उसको कवर अप करवा देंगे, ठीक है। अभी इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट? चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद करवाएंगे, लेकिन ठीक, अभी बीच में मत लाना, ठीक है। अभी जो पढ़ा है हेरिडिटी में, इसमें पूरी हेरिडिटी में कोई डाउट किसी को? हेरिडिटी में कोई डाउट हो तो बताएं, फिर कवर अप करें, उसको क्लियर करें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं अपना इवोल्यूशन। What is pod color? पॉड का कलर देखिए दो चीजें हैं, पी में जो है दो चीजें हैं। क्या देखा होगा भाई, मटर देखा है, एक तो कैप्सूल सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पी लोकेटेड होते हैं, ठीक। तो एक पॉड है एक सीड है, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, एक पॉड है एक सीड है, क्लियर है ये? Yes, sir. बस सिंपल सी चीज है, ठीक है भाई। मटर देखी होगी, ठीक है, तो जिसमें वो लोकेटेड है दैट इज पॉड, और वो जो उसकी सीड्स हैं वो क्या है, वो सीड है। तो दोनों का ही कलर जो है वो वैरी कर सकता है, वो भी एक कैरेक्टर है, पॉड के भी कैरेक्टर्स हैं, सीड का भी कैरेक्टर है, ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हेरिडिटी वेरिएशन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या है, इवोल्यूशन, ठीक। अब इवोल्यूशन को देखे भाई, इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन काफी हम कह सकते हैं कि थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। और लेंदी इन द सेंस क्या है कि इसमें थ्योरी ज्यादा है, इस टॉपिक में थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स तो काफी लोगों को हेरिडिटी वाला काफी इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, बट एवोल्यूशन उतना ही उनको क्या लगता है, बोरिंग लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है। तो इस टॉपिक को जितना सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं उतना मैं सिंपली समझाऊंगा, ठीक है। तो इस एवोल्यूशन को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक। तो 3 पार्ट्स में मैं आपको ये समझाऊंगा चैप्टर, और 3 पार्ट्स इसके क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो डील करेगा किससे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, के यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, सन है, ठीक है, और हम कह सकते हैं सोलर सिस्टम है, ये सब एग्जिस्टेंस में कैसे आए, यूनिवर्स जो है पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, ये बना कैसे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होगा इसका, दैट विल बी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि चलिए यूनिवर्स तो बन गया, यूनिवर्स तो बन गया, हमने यूनिवर्स तक की स्टडी कर ली, अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है। कोई ना कोई पॉइंट हुआ होगा ना जहां पे लाइफ ओरिजिन होना शुरू, लाइफ का ओरिजिन शुरू हुआ, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, क्या साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हैं और क्या उसके एविडेंसेस हैं, क्या लोगों ने थ्योरीज अपनी रखी हैं, क्या हाइपोथेसिस हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे, ठीक, ओरिजिन ऑफ लाइफ में। और लास्ट पार्ट जो होगा इसका, दैट विल बी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक। तो ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट में, ठीक। जो हमारे मॉडर्न डे ह्यूमंस हैं वो कैसे बने, और इससे पहले कौन कौन से ह्यूमंस थे, ठीक। ह्यूमंस के कंपैरिजन में जो काफी क्लोज रिलेटिव है ह्यूमंस का, दैट इज एप। तो ह्यूमन और एप में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और एप और ह्यूमन का कैसे कन्वर्जन हुआ,
तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो एवोल्यूशन में हमारी ये तीनों चीजें कवर अप होंगी। क्लियर है भाई? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बताओ। ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी जो है बात कर लेते हैं एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, कल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एवोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो टर्म एवोल्यूशन है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो टर्म एवोल्यूशन है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू अनफोल्ड, टू अनरोल, टू रिवील। कोई चीज छुपी हुई हो, टू रिवील द हिडन पोटेंशियल्स। कोई चीज छुपी हुई हो उसको निकाल के लाना। ठीक है, कोई चीज जिसपे पर्दा डला हुआ है तो वो पर्दा हटाना। ठीक है, तो नई चीज खोजना, दैट इज एवोल्यूशन। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक, तो बायोलॉजी के टर्म्स में एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। एक कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन में जो कन्वर्जन है, ठीक है, दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज एवोल्यूशन। लेकिन ये जो एवोल्यूशन है, ये जो कन्वर्जन है, ये कैसा होना चाहिए? ऑर्डरली होना चाहिए और सीक्वेंशियल होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे मूव कर रहा है, ठीक, तो उससे पहले एक कोई ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसमें मूवमेंट नहीं था, सपोज। ठीक है, फिर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से उसके लेग्स डेवलप हो गए, तो उसने चेंजेस जो है मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके पास क्या है? काफी हम कह सकते हैं कि काफी डेवलप्ड लेग्स आ गए हैं, तो काफी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो क्या होना चाहिए? ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंज होना चाहिए। ठीक है, विद टाइम। जैसे आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो लैंड पे प्लांट्स आए वो कौन थे? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स थे जो हम कह सकते हैं कि लैंड प्लांट थे, काफी ज्यादा तादाद में आ गए लैंड पे। ठीक है, तो खैर इवोल्यूशन क्या है? ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। जो टर्म है इवोल्यूशन, ये किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, तो उन्होंने ये टर्म दी थी इवोल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्स की चलिए अगर हम बात करें तो यूनिवर्स क्या है? कौन बताएगा? क्या होता है भाई यूनिवर्स? बताएं भाई, क्या होता है यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है भाई? सर जो बहुत सारी गैलेक्सीज और स्टार्स से मिलकर बना है वो यूनिवर्स। ठीक है, गुड। इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ है, ठीक है, अर्थ, सन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ब्लैक होल, ठीक है, और नेब्यूलाज हो गए, ठीक है, और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं गैसेस की बनी हुई, तो वो सब चीजें क्या है? यूनिवर्स है। सब कुछ यूनिवर्स में आता है। ठीक है, तो क्या है यूनिवर्स? इट इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट एंड अदर स्टेलर बॉडीज। अदर स्टेलर बॉडीज में क्या आ सकता है? कॉमेट्स आ गए, प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, और जितनी भी एस्ट्रॉइड्स हो गए, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब, ब्लैक होल वगैरह हो गया, सब ये सब किस में आता है? यूनिवर्स में आता है। ठीक, एक एस्टिमेटेड नंबर है कि हमारी अर्थ कब ओरिजिनेट हुई थी। आर अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक, तो ये एक एस्टिमेटेड नंबर है, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने दिया है कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ डेवलप हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। ठीक, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। जब अर्थ बनी थी तो उसको हम क्या कहते थे? जो अर्थ, अर्ली अर्थ, जो इनिशियल टाइम में अर्थ थी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, बात समझ आ रही भाई? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ? अब जब यूनिवर्स डेवलप हुआ, यूनिवर्स के साथ साथ अर्थ डेवलप हुई होगी। ठीक है, तो अर्थ जब डेवलप हुई होगी तो अभी हम लाइफ पे नहीं आए हैं,
अभी हम लाइफ पे नहीं आए हैं, अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जब डेवलप हुआ है तो लाइफ नहीं होगी, लाइफ को डेवलप होने में टाइम लगा। तो इनिशियली मतलब अर्थ पे लाइफ नहीं थी, तो लाइफ ना होने की क्या वजह होगी? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही ना कर सके। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर कैसा था? अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था ही नहीं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर था ही नहीं। जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस पे एटमॉस्फेयर था ही नहीं, और बहुत ज्यादा हार्श जो है टेम्परेचर और प्रेशर था अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो सब सेटल डाउन हुआ, अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, और कुछ केमिकल कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से जो है काफी और मेहनत जान कहता 70 में माइक ओपन है भाई, किसी का माइक बंद कर ले, करना चाहता है। माइक बंद कर ले भाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद कुछ हम कह सकते हैं सेल्स बने, लाइफ फॉर्म बनी। ठीक है, जो इनिशियल लाइफ फॉर्म थी, और फिर वो क्या थे? बहुत ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। फिर उनकी वजह से और कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक, और फिर उनके बाद क्या बने? उनके बाद क्या बने? लोअर ऑर्गेनिजम्स बने, लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स। उनके बाद फिर क्या बने? हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, और फिर इवेंचुअली क्या बने? ह्यूमंस वगैरह बने। ठीक है, तो इन सब चीजों की हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन में। ठीक है भाई, ठीक। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना एवोल्यूशन का पार्ट। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो कल से हम एवोल्यूशन का बाकी पार्ट स्टडी करेंगे। अच्छा, एक कोई स्टूडेंट था जो कह रहा था उसको पीपीटी चाहिए थी। कौन था भाई? कोई स्टूडेंट था ना भाई, उसको एग्जाम था, उसका पीपीटी चाहिए थी उसको। चलिए मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी तक जितना काम हुआ है, ठीक है, आप वो ले सकते हैं उसमें, और बाकी की भी स्लाइड्स हैं आगे की भी। ठीक है, बट अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके काम आ जाएंगे वैसे। ठीक, तो चलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर डीपीपी मिलेगी आज? आज डीपीपी देखिए मैंने सर से शेयर किया था, हो सकता है शायद वो दे।